तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के। धुएं से बचाव हेतु फायदेमंद है बायोगैस। अधिक उत्पादन हेतु पॉलीहाउस में मिर्च की खेती। धान की फसल के विभिन्न हानिकारक कीट और रोगों के नियंत्रण पर विशेष जानकारी भाग 3। और आज के इस आधुनिक युग में हम भले ही चाहे जितनी भी तादाद में अनाज या सब्जियों का उत्पादन कर लें, लेकिन अगर उसे पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जिसके लिए हमारे अधिकतर किसान जंगल की लकड़ी पर निर्भर रहते हैं, जिसकी आजकल बहुत ही किल्लत है, या फिर एलपीजी सिलेंडर पर भी निर्भर रहते हैं, जो कि काफी महंगी भी पड़ती है। और इसलिए आज हम आपको अपने घर में बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी देंगे अपने ही एक किसान भाई के माध्यम से। किसान भाइयों, तो आज हम बात करते हैं कि बायोगैस को हम अपने घर में कैसे लगाएं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी है, जिसमें कृषि विभाग भी इसके लिए कुछ लोगों की मदद करता है। तो मैंने भी जब सुना तो मैं भी विभाग के पास संपर्क में आया और मैंने भी बायोगैस लगाने का अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। सबसे पहले तो हमें अपने जहाँ पे हमारा किचन हो उससे 100 मीटर के दायरे में एक खड्डा तैयार करना पड़ता है, जिसकी नीचे 8 फुट डूंगा 8 बाई 8 का एक खड्डा तैयार किया जाता है। उसमें मटेरियल ऐसे है कि नीचे पत्थरों से मिलाया जाता है, ऊपर उसके ईंटें लगाई जाती है, 400-500 ईंट ऊपर हमारी लगती है। और जब हम गोबर डालेंगे तो यहाँ से गैस चलेगी और हमारी सीधे किचन में पहुँच जाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम की इनपुट की। जो इसमें 3 खाने होते हैं इसके, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक सिलेंडर। तो जब हम सिलेंडर में गोबर कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए आओ बात करते हैं। जो इनपुट का हमने ये बनाया हुआ है, इसमें 4 बाल्टी गोबर की सुबह डाल दो और 4 बाल्टी इसके अंदर पानी की डाल दो और इसको मिलाओ। ये थोड़ा पतला सा होना चाहिए, ऐसे बहुत गाढ़ा ना हो जैसे अंदर जाने में से कोई दिक्कत ना हो। जब हम इसमें गोबर डालते हैं, 4 बाल्टी गोबर की डाल दी, 4 पानी की डाल दी, उसका घोल बना के हमने इसको ढक्कन को निकाला और वो सीधा अंदर जाना चाहिए। उसके बाद इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के धो धा के साफ़ कर देना चाहिए। कि हम इनपुट में जो गोबर डाला वो बाहर कैसे आएगा, उसके लिए एक हमने ये आउटलेट बाहर बनाया हुआ होता है, जिसके बीच में ऐसे गोबर होकर हमारा बाहर निकलता है। फुट से हमारा गोबर सीधा सिलेंडर में जाएगा, सिलेंडर से हमारी गैस बनेगी, वो सीधी हमारी रसोई में जाएगी, हमारे सिलेंडर से गैस अंदर चले जाएगी और जो उसका वेस्ट होगा वो सीधा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने से इसमें एक बहुत अच्छी
कंपोस्ट खाद जो है तैयार हो जाती है, जो हम खेतों में डालते हैं। इससे हमें बहुत फायदे हैं। जैसे खेतों में इसको डालेंगे तो बहुत अच्छी खाद का काम देती है। जैसे हम दूसरी खादें यूज़ करते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इससे फसल जो है बहुत अच्छी होती है। अपने घर में ज़रूर लगवाना चाहिए, इससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कि जो हमारा गोबर है वो खेतों में जाता है तो खेतों में भी 6 महीने के बाद उसकी खाद तैयार होती है, उससे पहले वो खेतों को ख़राब करता है। तो इसके लिए जब हम इसमें गोबर को यूज़ करते हैं और उससे जो गोबर निकलता है वो हमारा 15-20 दिन में ही 40-45 दिन के अंदर अंदर ही हमारी जो खाद जो अच्छी तैयार हो जाती है, जिसको खेतों में डालने से खेतों की उपज बढ़ती है और ज़मीन को बहुत उपजाऊ करता है। जो जैसे हम केमिकल नाइट्रोजन यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे हमें बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मिनरल होते हैं। तो नंबर 2, इससे हमारा चूल्हा चल पड़ता है। चूल्हा जैसे हमने गैस सिलेंडर लेना है, आज एक में 1000 रुपये का सिलेंडर आता है, तो वो हमें नहीं लेना पड़ेगा, उसकी हमें बचत हो जाएगी। खाना बहुत अच्छा बनेगा अंदर जाके, कोई इसका खतरा नहीं है, बहुत आसानी से वो चलती है और आसानी से वो ख़त्म हो जाती है। और हमारे जो है प्रदूषण से भी बचत हो जाती है, धुआं नहीं हमारी आंखों को लगता है। और ऊपर से सरकार भी इसके लिए बहुत सहयोग दे रही है। इसमें 50% आधी रकम सब्सिडी में वो दे देती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी हुई है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। के आधार पर प्रदेश के किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा न होने के मद्देनजर फसलों में सिंचाई प्रबंध पर ध्यान दें, पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। टमाटर तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए जमीन पर गिरे हुए फलों को नष्ट कर दें तथा आसपास की झाड़ियों व फल मक्खी के बैठने से स्थानों पर मेलाथियान तथा गुड़ के मिश्रण को 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पॉलीहाउस में स्पोडोटेरा तंबाकू सुंडी का प्रकोप होने की संभावना है। अपने पॉलीहाउस का उचित रखरखाव करें ताकि पतंगे अंदर न आ सकें। टमाटर की बिजाई व शिमला मिर्च पौधे का प्रत्यारोपण करने का उचित समय है। नई फसल लगाने से 1 सप्ताह पहले पीले चिपकने वाले जाल लगाएं तथा पौधे रोपण के बाद एमिडाक्लोरोपीड से सिंचाई करें। गुलाब के फूलों में ब्लू बीटल का प्रकोप है। नियंत्रण हेतु साइप्रोमेथिलीन 15 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हरित गृह में थ्रिप्स व लाल मकड़ी का प्रकोप होता है। थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु रोगर 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें व लाल मकड़ी के लिए डाइक्लोफॉल 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। माइट के प्रकोप से कार्नेशन में काफी प्रकोप हो सकता है। गेंदे में भी 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगेती मूली की बुआई का ये उचित समय है। मूली की बुआई हेतु बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें तथा मेड़ से मेड़ की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 8 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पूर्व 20 किलो नाइट्रोजन, 48 किलो फास्फोरस तथा 48 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दें। जड़ बनते समय 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। मक्की में तना सड़न रोग की रोकथाम के लिए 16.5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति हेक्टेयर की दर से रोगग्रस्त पौधे के पास मिट्टी में मिलाएं। मक्का में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों में डीमैट 10G के दाने डालें। धान की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में पानी इकट्ठा करें। खेतों में 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मेढ़ों से खरपतवारों व घासों को निकाल दें। धान में पत्ता लपेटक कीट का अधिक प्रकोप होने पर फसल में 150 मिलीलीटर क्लोरोपैरिफॉस 20 EC प्रति 60 लीटर पानी प्रति बीघा क्षेत्र के हिसाब से छिड़काव करें। धान में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए बाइटॉक्स 50 या बैविस्टीन 50 WP का छिड़काव करें। धान की फसल में इन दिनों काले रंग के छोटे छोटे कीट के आने की संभावना होती है, जिसके उपचार हेतु 1 मिलीमीटर मेटासीड 50 EC प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़कें।
चरी बाजरा के खेतों में पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नत घासों जैसे सिटोरिया हाथी घास की जड़ें व ऊंचे क्षेत्रों में फैक्सियो आर्चर्ड घास व क्लोवर को घासनियों में लगाने का काम खत्म करें। घासनियों में जहां कटाई लेते हैं वे खाद की 1.5 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से डालें। खेतों में पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। तिल और माश में बालों वाली सुंडियां बहुत हानि पहुंचाती हैं। सुंडियों को इकट्ठा करके मार दें। इनकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम मेथाइल पैराथियोन धूल प्रति हेक्टेयर की दर से डालें या फिर साइपरमेथ्रिन 25 EC का छिड़काव कीट की छोटी अवस्था में करें। छिड़काव करते समय स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में फूलगोभी की अगेती तैयार होने वाली प्रजातियों की पनीरी की रुपाई की सलाह दी जाती है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आप कहते थे हम जब सत्ता में आएंगे हम लोन नहीं लेंगे, लोन लेना आपने भी शुरू कर दिया। सवाल जो करते हैं आपके हक की बात। आप जो सलाह देते हैं वो सलाह मानी नहीं जाती है, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। IAS लॉबी ने मेरी फाइल उठा के फेंकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। या तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो गीता जो है धार्मिक पुस्तक नहीं है। आप ये भी नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी। बात चाहे सियासत की हो या आपके सरोकार की, आप में ऐसी कौन सी कमी थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? आपसे जुड़े हर सवाल का हम मांगेंगे जवाब। जो महिला CMO है उसी से आप उलझ पड़े। महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी है, महिलाओं से ही आप उलझ रहे हैं, ऐसे क्यों? देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे और सोमवार दोपहर 12:30 बजे ETV हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। तो धान की फसल में कीट और रोगों के प्रबंधन की क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान और इनसे होने वाली हानि के बारे में जाना, और आज हम आपको इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अन्य कीट और रोगों के बारे में बताएंगे। धान का हिस्पा कीट या राइस हिस्पा। प्रौढ़ कीट नीले काले रंग का होता है। इसके ऊपर कांटे होते हैं। इसकी मादा कीट पत्ती के ऊपरी भाग या फिर पत्तियों की हरितमा को खाते हुए अपनी लंबाई 5 मिलीमीटर तक बढ़ा लेती है और पत्तियां सूख जाती हैं, जिसके कारण पौधे की बढ़वार रुक जाती है। सूत्रकृमि नेमेटोड। यह 1 मिलीमीटर आकार से कम लंबाई वाला जीव है। यदि इस जीव का प्रकोप फसल पर हुआ तो तने से पत्तियां बाहर आने के बाद ऊपरी सिरे से नीचे तक पूरा चाबुक जैसा दिखाई पड़ता है। पत्ती का अग्र भाग सफेद हो जाता है। यह जीव कोमल पत्तियों और कल्लों से रस चूसता है, जिसके कारण पत्तियां हरे धारी के रूप में दिखाई देती हैं। धान का झोंका रोग। बीज से संक्रमण होने वाला यह फफूंद जनित रोग पौधशाला से फसल कटाई तक कभी भी आक्रमण कर सकता है। पत्तियों पर गहरे पीली धारियां किनारे से केंद्र में राख जैसी धूसर ऊंठी आकार का तकली या आंख या नाव जैसा धब्बा दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे यह धब्बे एक दूसरे से मिलकर बड़े धब्बे में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां जली हुई सी प्रतीत होती हैं। भूरा धब्बा रोग। यह रोग पत्तियों पर पत्ते पटलों और घास के कणों पर दिखाई देता है। पत्तियों पर इसके धब्बे अंडे की शक्ल के होते हैं और इसका रंग भूरे से गहरा भूरा होता है।
कभी कभी इस बीमारी के घावों के इर्द गिर्द हल्का पीला भूरा मंडल देखा जा सकता है। घास के कण पर काले रंग के दिखाई देते हैं और बाद में यह कण पौधे की पूरी सतह पर गहरे भूरे बीजाणुओं की परत चढ़ जाती है। इस बीमारी के असर से बीज कुम्हला या मुरझा जाते हैं और उसका रंग गायब हो जाता है। जीवाणु झुलसा या अंगमारी रोग। यह रोग जीवाणु से होता है। पौधशाला अवस्था, कल्ले की अवस्था, बालियों में दुग्ध अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में रोग की वजह से पत्तियों के किनारे में पीले रंग का धब्बा बन जाता है और पत्तियां सिरे से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। यह लंबाई एवं चौड़ाई दोनों तरफ बढ़ते हैं। फलतः रोगी पौधे एवं रोगी पत्तियां सूख जाती हैं। यह रोग पर्ण छद और तने में बढ़कर पूरे पौधे को सुखा देता है। दूसरी अवस्था म्लानी की है। इसमें पत्तियां लिपटकर तथा नीचे को मुड़कर पीली या भूरी हो जाती हैं। हवा, वर्षा, कुहासे में अत्यधिक मात्रा में नत्रजन के प्रयोग से यह रोग उग्र अवस्था में पहुंच जाता है। आवरण झुलसा रोग। यह रोग कल्ले निकलते समय प्रारंभ होकर गर्दन पूर्व पुष्पन तक ज्यादा प्रकोप करके धान की फसल को नष्ट करता है। तने की गांठ पर भूरे रंग से घिरा हुआ सफेद रंग का धब्बा सांप के ऊपर बने धब्बे जैसा होता है। इसके बाद यह धब्बा आपस में मिलकर पौधे को सुखा देता है। हवा में आर्द्रता, बदली मौसम में वर्षा होना, अत्यधिक मात्रा में नत्रजन का प्रयोग करना, मेड़ पर लगे वृक्ष के छाया से इस रोग को फैलाने के कारक होते हैं। फफूंद जनित बीज में कवक सरसों के आकार का होता है, जो धान कटाई के समय खेतों में गिरता है। ऐसा गिरा हुआ बीज कदवा में पानी की सतह पर रहकर रोपित पौधे के संपर्क में आकर वृद्धि करता है। इसका मतलब है पानी की सतह से छूता हुआ पौधा जल्दी रोग ग्रसित होता है। आवरण गलन। यह बीमारी पत्तियों के अंदर से अनाज की बाली निकलने के बाद की अवस्था में पत्ती के सबसे ऊपरी हिस्से पर प्रकोप करती है। बूट लीफ के गांठ में काले या भूरे रंग का धब्बा बनकर गोब आंशिक रूप बाहर आना या अंदर रहकर सड़ने लगना इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके कारण बीज चपटा, बहुत कम भरे हुए दाने वाला पैदा होता है। देखा आपने धान के विभिन्न अवस्थाओं में लगने वाले रोग व कीट। इनका प्रकोप दिखते ही रासायनिक कीटनाशक की तरफ भागे नहीं, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक समेकित नाशी जीव प्रबंधन अपनाएं तो इन रोग एवं कीट की हानि को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। आजकल किसान पॉली हाउस में खीरा, मिर्च, टमाटर इत्यादि की खेती मुख्य रूप से करने लगे हैं क्योंकि इनसे अच्छी आय भी प्राप्त होती है। अब बात आती है हमारे जो भी किसान पॉली हाउस में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को प्रयोग में लाना चाहिए ताकि आप भी इसकी खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर सकें। तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर DK आमेठा। अभी तक पॉली हाउस में टमाटर, खीरा और रंगीन शिमला मिर्च और कुछ हद तक हरी शिमला मिर्च भी लेना जो चालू किया है। पॉली हाउस में मिर्ची की जो किस्मों का चयन का जो बात है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अधिक उत्पादन के पोटेंशियल वाली जो किस्में हैं, जहाँ तक इसकी हाइट की बात है 3-4 फुट से ज़्यादा ये नहीं होगी और 500-600 फल लग रहे हैं एक पौधे के ऊपर, तो निश्चित रूप से अधिक उत्पादन होना है उसमें। पॉली हाउस में मिर्च की जो खेती है उसके लिए अपने को सबसे पहले जो स्वस्थ नर्सरी है उसको प्रोट्रे में तैयार करना है और लगभग 35 से 40 दिन पुरानी नर्सरी को जब पौधा लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए या 5 से 7 पत्तियां आ जाए, इस तरह के जो पौधे हैं उनको पॉली हाउस में जो बेड्स बनी हुई है, पहले से जो बेड्स उपचारित की गई है उन पे लगाना है और उसमें दूरी का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए अपनों को कम से कम 1.5 से 2 फीट पौधे की दूरी रखनी है और इतनी ही दूरी कतार से कतार की रखनी है। अगर कतार जैसे अपन ने 60 से 60 सेंटीमीटर रखी है तो पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। जो नर्सरी अपन ने तैयार की है उसको जब भी पॉली हाउस में ट्रांसप्लांट करते हैं अपन उसको स्थानांतरित करते हैं, उसके तुरंत बाद से उसको ड्रिप इरिगेशन से पानी देना है और साथ में सप्ताह में एक बार कम से कम उसको फर्टिगेशन करना है क्योंकि ये अधिक उत्पादन देने वाली जितनी भी किस्में हैं उनमें खाद और उर्वरक की जो मांग है वो खुले खेत से ज़्यादा रहती है और जब तक अपन उसको सही मात्रा में उर्वरक और ये प्रदान नहीं करेंगे वांछित उत्पादन नहीं मिल पाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जो भी किसान भाई अदरक को जून के महीने में लगाए होंगे उनकी अदरक की फसल करीब 2 महीने की हो गई होगी। तो अभी देखा गया है कि इस साल बारिश बहुत कम हुई थी, तो जिसकी वजह से भी आप देख रहे होंगे बारिश कम होने की वजह से जो भी नई पत्तियां अदरक में निकल रही हैं वो सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन में जो फेरस आयरन का जो तत्व है वो पौधा नहीं ले पाता है। तो अगर किसान भाइयों के अदरक में जो भी नई पत्तियाँ निकल रही हैं अगर सफ़ेद रंग की हो रही हैं तो वो इसमें फेरस सल्फेट नाम की एक केमिकल मिलता है, उसका 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर इसका स्प्रे करें। 10 लीटर करीब एक सॉल्यूशन बनाते हैं, घोल बनाते हैं फेरस सल्फेट का। 10 लीटर में 50 ग्राम दे दें फेरस सल्फेट और उसमें 1 से 2 कागजी नींबू निचोड़ दें, जिससे क्या होगा कि ये नींबू की वजह से जो भी ये तत्व है फेरस आसानी से पौधे इसको ले पाएंगे। इसके बाद जब फिर काफ़ी धूप होगा इसके बाद इसमें गलका बीमारी लगता है जो कि अक्सर अदरक के खेतों में पाया जाता है। इस गलका बीमारी के रोकथाम के लिए जैसे ही देखें कि खेतों में 1-2 पौधे में गलका बीमारी लग गया है, उसका जो नीचे का जड़ है वो सड़ गया है, सबसे पहले उस तरह के पौधों को उखाड़ कर फेंक दें और उस गड्ढे से मिट्टी भी निकाल के कहीं दूर फेंक दें ताकि उस बीमारी का जो कारक है, चूंकि ये मिट्टी जनित है, वो फैल ना पाए। और उसके रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक चाहे वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लें, टेट्रासाइक्लिन ले लें, एग्रीमाइसिन ले लें या बैक्टीरिया नाशक ले लें, वो एक 6 ग्राम का पैकेट आता है, 30 लीटर में 1 पैकेट मिला दें और उसी पानी में प्रति लीटर के दर से 2.5 ग्राम रिडोमिल एमजेड, अगर वो 30 लीटर बनाते हैं तो वो हो जाएगा 75 ग्राम उसमें रिडोमिल एमजेड भी मिला दें एंटीबायोटिक के साथ। और वो जो घोल बनेगा उसमें और अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी नई पत्तियां निकल रही हैं या बरसात जब हो रही है तब कीड़ा का प्रकोप हो रहा है, नई पत्तियों को कीड़ा काट दे रहे हैं, पत्तियां ठीक से निकल नहीं पा रही हैं, तो उसमें क्लोरोपाइरीफॉस उस दवाई का 2 ml प्रति लीटर उसी घोल में ये दवाई भी मिला दें। इस तरह वो घोल जिसमें कि एंटीबायोटिक हो, रिडोमिल एमजेड हो और क्लोरोपाइरीफॉस हो, उसका घोल बनाकर किसान भाइयों ये अदरक के पौधों पे कम से कम वो 3 से 4 बार इसको अच्छी तरह स्प्रे करें और स्प्रे इस तरह करें कि मिट्टी पूरी अच्छी तरह सिंचित हो जाए।
तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल से विभिन्न हानिकारक कीट और रोगों के नियंत्रण पर विशेष जानकारी भाग 4। टमाटर के उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@ofetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।